सीडीपी के 15 क्वेश्चनों के बारे में जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, और ये क्वेश्चन जनवरी 2024 में आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं 15 क्वेश्चन। कल 15 क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे आगे 15 क्वेश्चन आज करेंगे। आगे देखते हैं, समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है? क्या मतलब है समावेशी शिक्षा से? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध कराया जाए, ऐसा नहीं है। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए, तो ये तो अलग हो गया। सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा ही पढ़ाई जाए, समावेशी शिक्षा में नहीं। योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए सभी बच्चों को। योग्यता कमजोर हो कैसे भी हो, सभी को एक समान शिक्षा, तो वह समावेशी शिक्षा का अभिप्राय है। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कथन देर का है। कथन और कारण। पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। सामग्री को अलग अलग तरीकों से दर्शाने चाहिए, अपनाना चाहिए शिक्षक। कारण क्या है? शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र पेडागोजी को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। सही है, तो दो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, तो एक नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर सही ए की व्याख्या करता है, तो एक नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। एक बच्चे की लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना कर रही है। एक बच्ची है जो लिखने में निरंतर कठिनाई का सामना कर रही है, उससे अक्सर बनाने शब्दों के बीच अंतराल करने की चुनौती महसूस होती है, उसे कठिनाई महसूस होती है। इस लक्षण में किस अधिगम विकार की ओर इशारा है? पठन वैफल्य, इसमें तो पढ़ने में समस्या होगी, या तो लिखने में समस्या है। आलेख वैफल्य, तो आलेख वैफल्य मतलब डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया आलेख वैफल्य, लिखने में समस्या होगी। गणन वैफल्य में गणितीय कैलकुलेशन में समस्या होगी। ध्यान व अति सक्रियता में ध्यान नहीं होगा, ध्यान बार बार भटकेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन आलेख वैफल्य, डिस्ग्राफिया। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? मानकीकृत पद्धतियों और आंकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए, शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए, और आगे रटंत आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए, योगात्मक आंकलन पर बल देना चाहिए। बच्चों को रटवाना चाहिए एक ही समान, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना, पुनर्स्मरण देना, ये तो व्यवहारवाद का कार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन शिक्षा शास्त्रीय उपागम और मूल्यांकन विधि, विविध मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना, अलग अलग साधनों का उपयोग करना चाहिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए। अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग साधनों का उपयोग करना चाहिए आवश्यकता अनुसार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है, क्रिएटिविटी का अनिवार्य लक्षण है? अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, आवेगशीलता, सोच में केंद्रीकरण, अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन को इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जेंट, मतलब एक ही आंसर होगा, और डाइवर्जेंट थिंकिंग अपसारी चिंतन में बहुत सारे एक ही क्वेश्चन के अलग अलग तरीके से सोचेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन अपसारी चिंतन सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है। आगे देखते हैं नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है। छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? सक्रिय अन्वेषण द्वारा, हाँ, खेल के द्वारा भी निकालते हैं, पदार्थ पर क्रिया या प्रयोग करके भी, सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता के द्वारा भी, उनके साथ सहभागिता से भी निकालते हैं। तो चारों ऑप्शन सही है। कि कौन से ऑप्शन में मिलेंगे चारों? तो 4 नंबर ऑप्शन में मिल गए, तो इसका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रटने के लिए फोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूह में बांटकर याद करने का सुझाव देती है। जैसे कोई भी मोबाइल नंबर मान लो, तो उन 10 अंकों के हैं, उनको 3-4 समूह में बांटकर याद करने का सुझाव देती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई गई ये रणनीति कहलाती, क्या रणनीति है ये? खंडीकरण की, अलग अलग टुकड़ों में बांटकर, तो यहाँ टुकड़ा में बांट कर भी सिखाती है। कूट लेखन, तो अलग अलग कोड में लिखना था। स्वांगीकरण या अनुकूलन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खंडीकरण, अलग अलग खंडों में बांटकर याद करने को कहती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? कौन सी दशा पर? परिवेश में सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन, बिल्कुल। विषय वस्तु को रटना, बिल्कुल, रटवाना तो है ही नहीं। दूसरों को निष्क्रिय अनुकरण करवाना, ऐसा भी नहीं। उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंध कराना, ऐसा भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन परिवेश में सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन करवाना। ये इस
पर विद्यालयों को सबसे अधिक बल देना चाहिए। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचना उपागम के अनुसार छात्रों को पढ़ने में सुसज्जित करता है? सलमा विद्यार्थी के नए शब्दों को लिखने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती हैं और उनके सही उत्तरों के लिए टिप देकर पुरस्कृत करती हैं, टॉफी देकर। तो इसे ये करने के लिए उसे रीइंफोर्समेंट चॉकलेट या टॉफी दी जाती है। परिमित विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती हैं। जो विद्यार्थी को विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है, चर्चा करने के लिए कहती है। तो ये अच्छा लग रहा है, सही है। अरुंधति नए शब्दों को अर्थ समझने के लिए ये संदर्भ संबंधी संकेतों का इस्तेमाल भी करती है। तो संदर्भ में कॉन्सेप्ट, संदर्भ में पढ़ाना, संकेतों का इस्तेमाल करना अच्छी बात है। रेखा अपने विद्यार्थियों के उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है जो वर्तनी परीक्षा में गलत थे। तो बार बार लिखवाना रटवाना ये गलत चीज़ है। तो 2 और 3 नंबर ऑप्शन किसमें है वो देखते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं? समस्या समाधान, आप शिक्षक को मान लो तो कैसे समस्या समाधान तरीकों को सुसाध्य करोगे? तो पहला ऑप्शन, अपने विद्यार्थियों को डर की भावना पैदा करने। डर तो पैदा करोगे तो समस्या समाधान नहीं होगा। समस्याओं को हल करने के अटल तरीके इस्तेमाल करना, एक ही तरीके से समस्याओं को हल करवाना। समरूपों को इस्तेमाल को बढ़ावा देना। निष्क्रिय रटन पद्धति का इस्तेमाल को बढ़ावा देना, रटवाना नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा? मतलब अच्छे अधिगम को प्रमोट करेगा। कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना। यहाँ अगर संदर्भ सहित होता तो ये राइट हो जाता है, वरना ये गलत है, संदर्भ सहित होना चाहिए। एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। कोई भी समस्या है, कोई भी क्वेश्चन है, उसको अलग अलग तरीके से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना, ये राइट हो सकता है। रट्टा मारकर सीखने को प्रोत्साहित करना, रट्टा मारने को प्रोत्साहित नहीं करना है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। शिक्षक द्वारा श्याम पट पर लेके जाने वाले उत्तरों की नकल करना। तो नकल करवा के आप क्या ही कर लो। तो इसे समस्या पर विविध तरीकों के लिए प्रोत्साहित, विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको जनवरी 2024 के सीटेट में देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। अगर विद्यार्थी अपने कार्य में सफलता के आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें खाली जगह की भावना उत्पन्न होती है। शर्म, गुस्सा, गर्व, उत्कंठा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, उसे गर्व की भावना उत्पन्न होती है। आप भी किसी सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उन आपके अंदर भी गर्व की भावना उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागमों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। ये कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने के मौके देते हैं। यह अध्यापक को निर्देश अवधि का काफी समय बचाता है। यह बच्चों को आज्ञापरायणता पैदा करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पनाओं के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। संकल्पनाओं के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये अगर नहीं पढ़ा, सही नहीं है, ऐसा नोट को सही नहीं पढ़ा तो आपका 1 नंबर गया, समझ लेना। एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संरचना और भ्रांतियों के लिए सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चों पर और वयस्कों की वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है। एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए क्योंकि ये सीखने सिखाने के लिए प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। आगे 4 नंबर ऑप्शन। वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियां सदैव निराधार नहीं होती है बल्कि बच्चों के आसपास दुनिया के बारे में सहज समझ को दर्शाती है। तो इसमें सबसे बेटर ऑप्शन यही है कि एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संभ्रांतियां और संकल्पना और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत ऑप्शन दे रखा है, इसके लिए गलत ही पूछा है तो ये 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है? मानवतावादी, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, व्यवहारात्मक, व्यवहारवादी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन,
ये थे आपके 15 क्वेश्चन। आगे भी आप कमेंट में बताना कौन से विषय के आपको क्वेश्चन चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्रीवियस की क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, डिटेल से सॉल्यूशन करेंगे। ये जनवरी 2024 की सीटेट में देखने को मिल सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो स्मार्ट लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा।